हाँ जी, डीएसपी साहब का हुक्म और पूरी की पूरी आरसीबी टीम धर ली गई। जिस तरीके से कल सिराज ने बॉलिंग कराई है, आरसीबी वालों ने जिस तरीके से सिराज को एकदम लो मोमेंट पे छोड़ा था, जब सिराज टीम से ड्रॉप हुआ, जब सिराज को चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं लिया गया, उसके बाद आरसीबी का सिराज को रिटेन ना करना, ये एक बहुत मेजर ब्लो था सिराज के लिए। एज अ प्लेयर जब आप एक लो मोमेंट पे होते हो, वहां पे आपको बाकी सब चीजें भी बुरी लगती है। डेफिनेटली हम ह्यूमंस इस तरीके से ही ऑपरेट करते हैं कि जब हमारा लो टाइम चल रहा होता है, हमें हर एक चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। और आरसीबी का सिराज को रिटेन ना करना, ये एक बहुत मेजर ब्लो था। 7 साल तक सिराज ने आरसीबी के लिए खेला है और आरसीबी के लिए एक फ्रंट लाइन बॉलर था सिराज। वहां के बॉलिंग डिपार्टमेंट को लीड करने वाली एबिलिटी अब शायद सिराज को मिल सकती थी, बट सिराज पे वो ट्रस्ट ना दिखाना और सिराज को इस तरीके से रिटेन ना करना, ये एक बहुत मेजर ब्लो था सिराज के लिए। तो आज की वीडियो में आरसीबी वर्सेस जीटी के बारे में ही बात करेंगे। तो वेलकम टू अनदर एपिसोड। और कल के वीडियो में मैं जब बोल के गया था कि आरसीबी अब तक सारे मैचेस जीतते हुए आई, अपने 2 मैचेस जो उन्होंने खेले वो जीतते हुए आई है, बट मुझे वो इतना कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं लगा। वहां पे दूसरी टीम्स की भी बहुत ज्यादा मदद थी आरसीबी को जिताने में। जिस तरीके से केकेआर 104 रन के पार्टनरशिप के बाद जिस तरीके से कोलैप्स हुआ था, सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे के पार्टनरशिप के बाद केकेआर एक अच्छा टोटल नहीं बना पाया था। वहां पे केकेआर से ये जीत गए। और सीएसके वाले मैच में वो तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल था, जहां पे मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी वो टाइम पे बैटिंग करने नहीं आए। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं ली। अब अगर हमारे आईपीएल के फ्लैग बैरियर्स ये सीरियस नहीं है आईपीएल को लेके, तो फैंस क्या ही कर सकते हैं। फैंस रोते रहे, फैंस कंप्लेन करते रहे, क्या ही फर्क पड़ता है। अगर टीम्स को, प्लेयर्स को नहीं पड़ी है फैंस की, तो फिर फैंस जितना मर्जी बोलते रहे, क्या ही फर्क पड़ता है। जिस तरीके से फैंस अपने ओपिनियन को वॉइस आउट कर रहे हैं कि इस प्लेयर को इस नंबर पे खेलना चाहिए या फिर टीम्स को इस तरीके से खेलना चाहिए, बट कौन सुन रहा है? कोई भी नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें तो हमारा काम करना पड़ेगा, हमें तो इन सब चीजों के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रथा के अनुसार आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आप तक वीडियो पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल के मैच में सबसे पहले तो शुभमन गिल और जीटी का ये जो प्लान था कि टॉस जीत के उन्हें बॉलिंग करनी है, एक नए वेन्यू पे उन्हें पिच को देखना है कि पिच किस तरीके से बिहेव करेगी, तो होम टीम को वो पहले बैटिंग करने बुलाते हैं। और होम टीम का हाल ऐसा है कि वो अपने होम में जिस तरीके से अब तक हारती आई है, उनका जो वहां पे विनिंग परसेंटेज है वो तो क्या ही नेगेटिव में भी कह सकते हैं हम। जिस तरीके से अब तक चन्ना स्वामी में आरसीबी ने खेला है, आरसीबी की विमेन्स टीम भी वहां जाके नहीं जीती थी। विमेन्स प्रीमियर लीग में भी आरसीबी अपने होम में जाके वो प्लेऑफ वगैरह से ही बाहर हो गई। और आरसीबी मेंस का भी यही हाल है कि अपने होम पे पहुंचते ही इन्हें सीजन का पहला लॉस मिल गया। और ये लॉस दिया भी किसने? मोहम्मद सिराज ने। डीएसपी साहब ने पूरी की पूरी आरसीबी टीम को रिमांड पे लिया और आरसीबी ने जिस तरीके से मोहम्मद सिराज को खेलने की कोशिश की, फिल सॉल्ट और मोहम्मद सिराज इन दोनों का एक हीटेड आर्गुमेंट पहले भी हुआ है जब फिल सॉल्ट दिल्ली के लिए खेल रहा था, और इन दोनों के बीच में एक राइवलरी है, वो हमेशा से है। और कल के मैच में भी फिल सॉल्ट ने जो छक्का मारा था सिराज को, कमाल का छक्का मारा था वो, जिस तरीके से कनेक्ट हुआ था और नेक्स्ट बॉल पे सिराज का बोल्ड करना, कमाल कमाल था। और फिल सॉल्ट को तो कल सिराज ने 2 बार आउट किया। एक बार जॉश बटलर ने वो जो कैच छोड़ा था, वो बहुत ही रेगुलेशन कैच था, वो बहुत सिंपल था, वो बहुत बेसिक कैच था एक विकेट कीपर के लिए। और उस कैच पे जॉश बटलर का ग्लव तक टच ना होना, ये दिखाता है कि मतलब हम जब बहुत टाइम के बाद क्रिकेट खेलते हैं, मतलब मैं हमारी बात कर रहा हूँ, हम कॉमनर्स की बात कर रहा हूँ, कि हम लोग जब बहुत टाइम के बाद क्रिकेट खेलने जाते हैं तो हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। और कल जॉश बटलर का सेम चीज दिखा है, बॉल कहीं है, ग्लव्स कहीं है। और जिस तरीके से स्टंपिंग भी छोड़ी है कल जॉश बटलर ने, कीपिंग बहुत अच्छी नहीं हुई है कल। और कीपिंग की भी हम बात क्या करें, जीटी की अगर हम फील्डिंग की बात करें, तो कल जीटी की बॉलिंग ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग दिख रही थी और जीटी की फील्डिंग पाकिस्तानी फील्डिंग दिख रही थी। इस तरीके का हाल, राहुल तेवतिया ने जिस तरीके का कैच छोड़ा था, सिंपल कैच, और लियम लिविंगस्टन वहां पे 50 मार गया उस कैच छूटने के बाद। और लियम लिविंगस्टन ऐसा नहीं है कि एक ही बार मतलब उसको जीवन दान मिला है, मतलब वो 2-3 बार आउट होने से बचा है। और आरसीबी के थिंक टैंक के बारे में भी बात करना पड़ेगा कि कुणाल पांड्या को टिम डेविड से ऊपर भेजना, ये किस तरीके से, इसके पीछे क्या सोच थी वो समझ में ही नहीं आया। क्योंकि कुणाल पांड्या 13वें ओवर में बैटिंग करने आ गया था, वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि टिम डेविड को ही आना चाहिए था। जितने कमेंटेटर्स बैठे थे उनको भी यही लगता है, बाकी जो एक्सपर्ट्स होंगे उनको भी यही लगता है, लेकिन आरसीबी के थिंक टैंक को लगा कि नहीं, वहां पे कुणाल पांड्या को जाना चाहिए। और कुणाल पांड्या कल इतने सस्ते में आउट होके गए और इतने हल्के ढंग से आउट होके गए। वो जो कॉटन बोल्ड हुआ वो इतना सिंपल था, इतना वो लोली पोली बोलते हैं जो हम
गली क्रिकेट में बोलते हैं कि बहुत ही लोली पोली आउट था। और एक चीज जो आरसीबी के फेवर में नहीं जा रहा है वो है विराट कोहली का ओपनिंग करना। मुझे ऐसा लगता है फिल सॉल्ट और विराट कोहली का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली बुरा नहीं है, अच्छा है। मैं इस पे डिनाई नहीं करूंगा कि वो एक बुरा थॉट है, बट सेम टाइम पे अगर फिल सॉल्ट के साथ एक और डिस्ट्रक्टिव बैटर होता है, और ऐसा नहीं है कि आरसीबी के ही ओपनिंग में दिक्कत है, जीटी का भी ओपनिंग उतना ही बर्बाद है। शुभमन गिल और साई सुदर्शन दोनों का एक साथ बैटिंग करना ये सही नहीं है। अगर शुभमन गिल को ऐसा लगता है कि राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो भी जॉश बटलर नंबर 3 का प्लेयर नहीं है। शुभमन गिल एक नेचुरल नंबर 3 प्लेयर है, लेकिन शुभमन गिल को ओपनिंग ही क्यों करनी ये समझ के परे है। और इस बारे में तो फैंस भी वोकल हो रहे हैं, एक्सपर्ट्स तो हमेशा से बात कर रहे हैं, कमेंटेटर्स भी अब इस तरीके की बात कर रहे हैं, और विराट कोहली का भी सेम टाइम पे मुझे यही लगता है कि विराट कोहली एक नेचुरल नंबर 3 है, और विराट कोहली नंबर 3 पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और विराट कोहली को नंबर 3 ही आना चाहिए। बट सेम टाइम पे विराट कोहली भी मानने को तैयार नहीं, और विराट कोहली को भी कौन ही जाके बोलेगा कि आप नंबर 3 पे आके खेलो। और शुभमन गिल बीइंग अ कैप्टन, शुभमन गिल चल रही वहां पे मन मर्जी। मतलब इस आईपीएल में वो जो पिछला मैंने वीडियो डाला था, उसका जो मैंने टाइटल डाला था स्कैम और लेजिट, वो इस वजह से नहीं था कि मैं उसको फिक्सिंग या इन सब चीजों के बारे में नहीं था। ये स्कैम और लेजिट मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि हम एज अ फैन जितना अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं इन टीम्स के पीछे, इन प्लेयर्स के पीछे, क्या इनको हमारी उतनी वैल्यू है? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये लिखा था स्कैम और लेजिट, क्योंकि लेजिटमेसी अब तक नहीं दिख रही है। फैंस जिस तरीके से अपनी टीम को खेलता हुआ देखना चाहते हैं, जिस तरीके से प्लेयर्स को परफॉर्म करता हुआ देखना चाहते हैं, जिन नंबर्स पे प्लेयर को परफॉर्म करता हुआ देखना चाहते हैं, उन नंबर्स पे या फिर उन ओपिनियंस या फिर उन चीजों को, ठीक है आप हर चीज को मत सुनो, लेकिन स्टिल एक जनरल ओपिनियन है जो कि फैंस को अगर दिख रहा है कि ये गलत है, तो फिर उस पे तो कम से कम काम करना चाहिए। धोनी नंबर 9 पे आ रहे हैं, विराट कोहली ओपनिंग कर रहे हैं, शुभमन गिल ओपनिंग कर रहे हैं, टीम को कहाँ पे बेनिफिट हो रहा है? क्या विराट कोहली के ओपनिंग करने से टीम को बेनिफिट हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर विराट कोहली नंबर 3 पे आते हैं तो डेफिनेटली आरसीबी को बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर ओपनिंग में कोई जल्दी खेलता हुआ आउट भी हो जाता, फिल सॉल्ट और विराट कोहली दोनों फिर ओपनिंग कर रहे होंगे। जैसे लखनऊ वालों का भी ओपनिंग बहुत ही बर्बाद है, एडन मार्करम को डाल रखा है मिचेल मार्श के साथ। अब एडन मार्करम की ना तो नंबर 3-4 में जगह बन रही थी, और उसको ओपनिंग करवाना, और ओपनिंग में भी वो जितना दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर नहीं डालता, उससे ज्यादा अपनी टीम पे प्रेशर डाल लेता। और निकोलस पूरन मुझे ऐसा लगता है कि एक नेचुरल ओपनर बन सकता है, जब वो पावर प्ले में ही आके नंबर 3 पे पावर प्ले पे ही आके उसे बैटिंग करनी है, तो एक लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन ही रख लो, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन को, और एडन मार्करम को नंबर 3 ही खिला लो अगर तुम्हें खिलाना ही खिलाना है तो। बट लखनऊ की टीम को भी ये चीज नहीं दिख रही है, और आरसीबी को भी मुझे नहीं पता कि ये किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, इनको भी ये क्यों नहीं दिख रहा है। मतलब आरसीबी को अपना डेफिनेटली अपना ओपनिंग चेंज करने की जरूरत है, गुजरात को भी सेम टाइम में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप लोग इससे डिफर करते हो और कमेंट सेक्शन में अगर आप अपना ओपिनियन लिखना चाहते हो तो जरूर लिखें। और कल के मैच में पूरा का पूरा गुजरात शो था, बॉलिंग से लेके फील्डिंग तो बहुत ही वाहियात थी, फील्डिंग को तो हटा ही दो, लेकिन बॉलिंग और बैटिंग से पूरा का पूरा गुजरात शो था। और साई सुदर्शन क्या कमाल के फॉर्म में चल रहा है लड़का भी, पिछले 7 या 8 मैच में सिर्फ एक सिंगल डिजिट पे वो आउट हुआ है, अदरवाइज सारे मतलब 50s और उसके ऊपर है। मतलब कल के मैच में भी अगर वो 49 पे नहीं आउट होता तो वो 3 मैच में लगातार 3 हाफ सेंचुरीज मार के जाता। और जॉश बटलर ने अपने पोस्ट मैच के इंटरव्यू में कहा था कि जिस तरीके का कैच वो छोड़ा था वो बहुत ही एम्बैरेसिंग था, और उस कैच को छोड़ने के बाद जॉश बटलर ने डिसाइड कर लिया था कि बैटिंग से उन्हें वो कंट्रीब्यूशन देना है। और कल जिस तरीके की बैटिंग जॉश बटलर ने की है, और इसी के बारे में मैं बात कर रहा था, जॉश बटलर जब बैटिंग करने आए थे तब बहुत कंफर्टेबल नहीं दिख रहे थे। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि जॉश बटलर फॉर्म में नहीं थे, उसके बाद जिस तरीके का 100 उन्होंने बनाया था और पंजाब को या केकेआर को हराया था उस सेंचुरी के बदौलत, तो कल के मैच में भी जॉश बटलर कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। लेकिन जिस तरीके से क्रीज पे रुक के बाद में जिस तरीके से खेला, बाद में तो कमाल ही कर दिया। बाद में तो मैच खत्म होने पे जॉश बटलर 39 बॉल पे 73 रन बना के खड़े थे। और शर्फेन रदरफर्ड, ये बंदा पिछले मैच में जब गुजरात पिछला मैच हारा था, उस मैच में जिस तरीके से पिच के बीच में लॉस्ट दिख रहा था, बैट से बॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी, और जितना परेशान दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि या तो आउट हो जाऊं या तो फिर बल्ले से बॉल लग ही जाए, और दोनों चीज नहीं हो रही थी, ना तो वो आउट हो रहा था ना तो बल्ले से बॉल लग रही थी। लेकिन कल जिस तरीके की इनिंग खेली है, इससे जरूर उसको कॉन्फिडेंस आएगा। 18 बॉल पे 30 रन बनाए। और आरसीबी के बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करें, भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड, ये दोनों डेडली कॉम्बिनेशन हो रखे हैं, और इन दोनों के अगेंस्ट पावर प्ले में रन करना ये किसी भी टीम के लिए इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि इन दोनों की बॉलिंग में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। ये दोनों आपको इजीली स्कोर करने देंगे ऐसा नहीं होगा, आपको इन दोनों के अगेंस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना होगा। और शुभमन गिल अपने नेचर के अगेंस्ट जिस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे, कल भुवनेश्वर कुमार की बॉल पे आउट होके गए, और
भुवनेश्वर कुमार ने कल पावर प्ले में 3 ओवर करा दिए थे शायद से, और उन 3 ओवर में 13 या 17 ही रन दिए थे। मुझे लगता है 13 रन दिए थे और 1 विकेट था। लास्ट में 1 ओवर थोड़ा महंगा चला गया था, वहां पे रन वगैरह चले गए थे। अदरवाइज 3 ओवर में 13 रन, ये बहुत अच्छा स्टैट है। और जॉश हेजलवुड को 2 ही ओवर कराना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पावर प्ले में एक और ओवर जॉश हेजलवुड को करा देते और पावर प्ले को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में जीटी का एक और विकेट गिर सकता था, ये पॉसिबिलिटी थी। तो जॉश हेजलवुड का वहां पे 1 ओवर नहीं रोकना चाहिए था, क्योंकि एंड में आके तो मैच में बचा ही कुछ नहीं था। और मैच तो ये लोग कितने 2 ओवर कुछ 13-14 बॉल पहले जीत चुके थे। वहां पे रजत पाटीदार से वो कैप्टनसी में थोड़ा सा एरर हुआ। अदरवाइज अगर रजत पाटीदार के कैप्टनसी की बात करूं तो कैप्टनसी 3 मैच में अब तक अच्छी ही दिख रही है। और ईशांत शर्मा, जिसका करियर लोगों ने अब डेड समझ लिया था, उसने कल जिस तरीके से रजत पाटीदार को आउट किया, ईशांत शर्मा का अगर इंजरी का कंसर्न ना हो तो वो अब भी जिस तरीके की लेथल बॉलिंग कराता है, जिस तरीके के वेरिएशंस और एक्सपीरियंस ईशांत शर्मा के पास है, वो जीटी के लिए एक एडवांटेज है। वो किसी और टीम के लिए भी एक एडवांटेज ही होता। तो कल के मैच के बिहाफ पे इस तरीके से अगर हम चीजों को देखें तो गुजरात की बॉलिंग काफी अच्छी दिख रही है, और गुजरात की बॉलिंग अब बहुत अच्छे तरीके से जेल भी हो रही है। और कैप्टनसी की भी अगर बात करूं तो कैप्टनसी में भी 1-2 एरर्स के अलावा कल शुभमन गिल ने बहुत अच्छी कैप्टनसी की है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अब तक जिस तरीके से गुजरात का टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, अब तक 3 मैच में 2 मैच जीते हैं। और शुभमन गिल से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, बट स्टिल शुभमन गिल भी एक अच्छे टच में दिख रहा है। जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी था और वाइट बॉल में वो भी अच्छे टच में ही है, फॉर्म नहीं गया, बट क्योंकि वो अपने नेचर के अगेंस्ट खेल रहा है इसलिए वो खुद गलतियां करके आउट हो रहा है, अदरवाइज वो आउट नहीं होता कल। तो साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉश बटलर और सरफेन रदरफर्ड, ये चारों का फॉर्म में रहना और इनका कॉन्फिडेंस में रहना, ये गुजरात के लिए एक एडवांटेज होगा। और उसके बाद इनका जो लोअर ऑर्डर है, वहां पे ग्लेन फिलिप एक बार फिर नहीं खेल रहा है, वॉशिंगटन सुंदर इनके पास है, वो भी नहीं खेल रहा है, बाहर बैठा है। तो गुजरात का स्क्वाड काफी अच्छा है। गुजरात के स्क्वाड में और भी कई प्लेयर्स की जगह बन सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि ग्लेन फिलिप को एक बैटिंग पिच पे, जहां पे रन्स बहुत बनते, जैसे हैदराबाद वगैरह हो गया, वहां पे गुजरात को ग्लेन फिलिप को चांस देना चाहिए। और चेन्नई जैसे वेन्यूज पे जब ये जाएंगे, चेन्नई के होम ग्राउंड में खेलने जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर को इन्हें अपने प्लेइंग 11 में रखना चाहिए। अदरवाइज गुजरात की बॉलिंग, गुजरात की टीम, गुजरात का स्क्वाड काफी बैलेंस लग रहा है। बस थोड़े से माइनर एडजस्टमेंट अगर गुजरात कर दे, शुभमन गिल नंबर 3 पे आ जाओ, जॉश बटलर से ओपनिंग करवा दे, जो कि मुझे पता है कि ये नहीं करेंगे, बट अगर ये करवा दे तो गुजरात के सिनेरियोस चेंज हो जाएंगे। गुजरात को एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हर मैच में मिलेगी। शुभमन गिल के पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा 3 नंबर पे आके बैटिंग करना। अगर जल्दी विकेट गिर भी जाते तो शुभमन गिल एज अ ओपनर ही आएंगे, उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो जाएगा। तो शुभमन गिल नंबर 3 खेल सकते हैं। और आरसीबी की अगर बात करें, आरसीबी के बारे में मैंने पिछले मैच में ही कहा था कि जो 2 मैचेस जीत के आए, मुझे बहुत कन्विंसिंग नहीं लगा, और तीसरे मैच में ही आरसीबी हार गया, इस सीजन का पहला लॉस। और विराट कोहली के एग्रेशन की अगर मैं बात करूं, मैं हर साल यही बात करता हूं कि आईपीएल में इस तरीके का एग्रेशन, शुभमन गिल के आउट होने पे विराट कोहली का इस तरीके का एग्रेशन निकला, बहुत ज्यादा निकला। लखनऊ वाले मैच में वो दिग्वेश करके बंदा है, उसने भी ओवर सेलिब्रेट किया था जिसपे उसे फाइन वगैरह हो गया। बट आपको समझने की जरूरत है, उस मैच में पहले तो आप उस पोजीशन में नहीं हो, वो एक नेल बाइटर तो कहीं से भी नहीं हो रहा। वो या तो अगर टीम कोलैप्स हो गई तो गुजरात हार जाती, अदरवाइज वो गुजरात का ही मैच, 70% मैच पहले इनिंग के बाद ही गुजरात का ही था। उस पे उस तरीके का एग्रेशन और बाद में फिर मुंह लटका के जाना, ये तो देखो सही नहीं है। थोड़ा सा गेम अवेयरनेस और थोड़ी सेंसिबिलिटी और मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। अगर इसी तरीके का एग्रेशन इंडिया के लिए आए तो मैं भी सपोर्ट करूंगा, लेकिन इंडिया के लिए आता नहीं है ना। और आरसीबी के फैंस के बारे में भी मैं बात करना चाहूंगा। कल अरशद खान ने विराट कोहली को आउट किया, एक यंगस्टर जिसने विराट कोहली जैसा बड़ा विकेट लिया है, और आउट होने के बाद, मैच खत्म होने के बाद, विराट कोहली के फैंस, आरसीबी के फैंस, वो अरशद वारशी के पोस्ट में जाके नीचे लिख रहे आउट क्यों किया। मतलब भीड़ हो, लेकिन भीड़ बन के कहीं जा भी रहे हो तो सामने एक अकल वाले को तो खड़ा कर दो कि सही जगह तो ले जाए कम से कम। वो ग्लेन फिलिप ने कैच पकड़ा था, इन्होंने फिलिप्स बल्ब कंपनी को जाके कुछ भी बोलना शुरू कर दिया था। कल अरशद खान ने आउट किया है तो अरशद वारशी के पोस्ट पे जाके, वो एक्टर है, वो क्रिकेटर नहीं है, कम से कम बायो कुछ तो पढ़ो। और ग्राउंड के भी फैन, आरसीबी के ग्राउंड के फैन भी मुझे इतने बेवकूफ लगे हैं, नो ऑफेंस नो डिसरिस्पेक्ट, बट कल जब जितेश शर्मा बैटिंग करने आया था, आरसीबी 42-44 पे 4 आउट हो चुका था, जितेश शर्मा ने सिर्फ एक चौका लगाया, और मैं टीवी की तरफ, मेरा ध्यान नहीं था, मैं फोन चला रहा था। शोर इस तरीके से हुआ कि लगातार 3 बॉल पे 3 छक्के पड़ गए, लगातार 4 बॉल पे 4 चौके पड़ गए हों, और आरसीबी शायद मैच ही जीत गया।
इस तरीके का शोर था। पता नहीं, सेलिब्रेट करना है, मजे लेना है, मजे लो, लेकिन इस तरीके से क्यों? आपको पता है कि आपकी टीम ऐसी दलदल में फंसी हुई है कि वहां से आप जीत नहीं पा रहे हो, आप एक अच्छे टोटल तक पहुंचोगे भी कि नहीं पहुंचोगे ये भी नहीं पता है, 42 पे 4 है और एक चौके को इस तरीके से सेलिब्रेट करना, ये वही वाली बात हो गई कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है। तो खैर, थोड़ी सेंसिबिलिटी लाने की जरूरत है फैंस में भी। और 14 मैच के बाद जिस तरीके से टीम्स परफॉर्म कर रही, प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब फैंस के इमोशंस और फैन के खुद को इन्वेस्ट करने को, थोड़ा सा टीम को, फ्रेंचाइज को, प्लेयर्स को थोड़ा वैल्यू करने की जरूरत है, क्योंकि अब तक वो चीजें दिखी नहीं है। इसी वजह से मैंने अपने पिछले वीडियो को स्कैम और लेजिट कहा था। तो बस आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले मैं आप सभी को दो मैसेजेस के साथ छोड़ के जाना चाहूंगा कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हमारी जरूरत है। तो अगर वो आपके पास है, आपके घर के आसपास आते, तो प्लीज उन्हें भगाएं नहीं, और हो सके तो उन्हें थोड़ा सा खाना, थोड़ा पानी, थोड़ा प्यार जरूर दें। इससे उनकी बहुत हेल्प होती है। तो अगर पूरे वीडियो को सम अप करें तो ले दे के यही था कि आरसीबी वर्सेस जीटी वाले मैच में जीटी के बॉलर्स ने आरसीबी की धज्जियां उड़ा दी। बाद में जॉश बटलर और साई सुदर्शन ने मैच को एक बार में ही खत्म करके रखा था। इन दो प्लेयर्स ने ही पूरे मैच को खत्म कर दिया था, वो आरसीबी का ही मैच बना दिया था उन्होंने। और सिराज सिराज तो ऐसा लग रहा है कि अब जाके रिलीज हुआ है, और सिराज ने पोस्ट मैच के इंटरव्यू में भी कहा था कि ये जो गैप मिला था उसमें लगातार मैचेस खेलने की वजह से जो गलतियां बार बार सिराज कर रहा था उस पर ध्यान नहीं जा पा रहा था, उस पर वो काम नहीं कर पा रहा था। बट वो गैप मिलने के बाद अब वो गलतियां समझ पे आई है, उस पर काम किया और फिटनेस पे काम किया। सिराज के फिटनेस की अगर मैं बात करूं, जिसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, सिराज काफी फिट लग रहा था कल। कल क्या मतलब, इस आईपीएल सीजन में अब तक 3 मैचेस जो देखे हैं, सिराज काफी फिट लग रहा है। उसके आर्म्स, उसकी बॉडी बहुत फिट लग रहा है, लीन लग रहा है पहले से। पहले थोड़ा ऐसा लग रहा था कि वेट थोड़ा सा गेन कर लिया ऑस्ट्रेलिया वाले टेस्ट मैच में, बट अब सिराज फिट लग रहा है। तो अब सिराज एक बार फिर वही पुराना सिराज लग रहा है जिस वजह से इंडिया टीम में उसको जगह मिली थी। तो लेट्स होप सिराज का इस तरीके का फॉर्म ही चले। तो लेट्स सी आने वाले टाइम में, आने वाले मैचेस में टीम किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।